हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एनरोल। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लेखपाल का एग्ज़ाम कराया गया था 2015 में, उसका जो द्वितीय पाली का पेपर था उसका हम इसमें से हल करेंगे। इसमें से हम हिंदी को हल करेंगे, फिर क्रम वाइज क्रम हम सारा पेपर जो है वो हल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें से हिंदी के जो देखिए क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, तो उसमें से ये देखिए हम हिंदी के इस सेक्शन में आ गए। और यहाँ पर देखिए जो निर्देश हैं उन निर्देशों को हम समझते हैं। पहले निर्देशों में क्या है कि देखिए पहले और दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या निर्देश दिया है कि 1 और 2 के वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं। मतलब कि ये वाक्य दिए गए हैं और इनमें कुछ त्रुटियां हैं, तो इनमें से ये जो पूरा वाक्य है इसको कई भागों में इन्होंने बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। तो इसमें से त्रुटि वाले वाक्य में जिसमें भी त्रुटि है, तो जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट है ना, तो इसमें से जिसमें से त्रुटि है उसको बताना है। और डी में बताना है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो वो उसमें से हमें डी ऑप्शन को क्या करना है, मार्क करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ये जो दिया है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है और फिर कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए मुझे तो सही है, रेलगाड़ी में यात्रा करना ये भी सही है, अच्छी लगती है इसमें गलती है। देखिए अच्छा लगता है होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सी पोर्शन इसका क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है और लास्ट है कोई त्रुटि नहीं। मतलब कि एक ये वाक्य है, तो इसमें से देखिए विद्यालय में ये सही है पोर्शन, जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान की होना चाहिए, है ना। तो दूसरा पोर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये 20 का सही होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। और इसमें से शब्द दिए हैं अग्र, दूसरा है आग, तीसरा है आज, चौथा है आँख। तो इसमें से हमें कौन सा शब्द ढूंढना है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत से एज इट इज उठा लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। तो अग्र ये जो है ये कैसा है, तत्सम है। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर चौथे और पांचवें के लिए एक साथ निर्देश हैं। क्या है, प्रश्न 4 और 5 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द, मतलब वाक्य का एक शब्द ढूंढना है ना। तो पहला है इसमें, मतलब कि चौथा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला ऑप्शन क्या है, मितव्ययी, दूसरा है अल्पव्ययी, तीसरा है कृपण, चौथा है माश्ऋण। तो इसमें क्या है, कृपण सही है। मतलब कि कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको हम क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। पांचवें में भी देखिए ये निर्देश था, तो पांचवें में क्या है, पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की जो तलहटी होती है उसको क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है घाटी, दूसरा है उपत्यका, तीसरा है द्रोण और चौथा है बेसिन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपत्यका। उपत्यका क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है तो इसके यहाँ ये जो घाटी बनती है इसको कहते हैं उपत्यका। छठवें के लिए देखिए क्या है, छठवें में अगला निर्देश है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। इसमें से अलंकार ढूंढना है। देखिए तो अंबर पनघट, पनघट कैसा, अंबर के रूप का, है ना। तो अंबर पनघट, तो इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा, अपने पास जो ऑप्शन है वो क्या है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है और श्लेष है। तो यहाँ पे इसका रूपक सही होगा, क्योंकि अंबर कैसा है, पनघट कैसा है, अंबर के रूप का है। तो इस प्रकार से ये इसमें रूपक सही होगा। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, देशांतर में कौन सा समास है। आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें से क्या, कि देशांतर में कौन सा समास है।
अपने पास ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुव्रीहि है। तो इसको देखिए कैसे हम हल कर सकते हैं। देशांतर में कौन सा समास है ये ढूंढना है। अब द्विगु को जानिए आप, अगर द्विगु के बारे में जानते हैं तो द्विगु में क्या होता है कि पहला जो उसमें से भाग होता है, शब्द का पहला जो भाग है वो संख्यावाची होना चाहिए, तब वो द्विगु होता है। द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में हाइफन होता है, जैसे माता पिता, दिन रात, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये द्वंद्व होता है। कर्मधारय में क्या होता है कि पहले विशेषता बताई जाती है, और बहुब्रीहि में क्या होता है कि कोई नया शब्द बनता है। तो देखिए इसमें से संख्या नहीं है, दो शब्द भी नहीं, अलग अलग हैं, और बहुब्रीहि क्योंकि इसमें तीसरा शब्द भी नहीं बनता, जैसे दशानन है तो उसको रावण की ओर इंडिकेट करता है वो, तो इस प्रकार से बहुब्रीहि भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, कर्मधारय सही होगा। तो देशांतर में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास फ्रेंड्स होगा। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तद्भव क्या होते हैं कि वो शब्द जो संस्कृत से वैसे की वैसे नहीं ले लिए गए हैं बल्कि कुछ परिवर्तन करके लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं हम तद्भव। तो इसमें से अपने पास ऑप्शन हैं अमीय, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र। तो ये शब्द है हमारे पास, 4 शब्द हैं अमीय, और इसमें से ढूंढना क्या है, तत्सम है, वो तद्भव है ना, तद्भव ढूंढना है हमें। तो पहला है अमीय, दूसरा है उलूक, तीसरा है इष्टिका और चौथा है कुपुत्र। तो इसमें से जो अमीय है ये है तद्भव, और देखिए उलूक ये तत्सम है, इष्टिका भी तत्सम है, कुपुत्र भी तत्सम है। तो इस प्रकार से तद्भव शब्द इसमें क्या होगा, अमीय होगा। अगला प्रश्न है 9वां, निर्धन में कौन सी संधि है। इसमें से ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि। तो निर्धन में कौन सी संधि है ये हमें बताना है, तो इसमें है फ्रेंड्स विसर्ग संधि। तो निर्धन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। 10वां है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन। तो ठठेरा क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो ऑप्शन हमें अपने पास है ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन, ठठेरिनी। तो कौन सा इसमें सही है, ठठेरिन सही होगा, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही है। 11वां देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है ना। करुण रस का स्थायी भाव ऑप्शन है रति, हास्य, उत्साह और शोक। तो करुण है ना, करुणा होना मतलब क्या होना, शोक होना। तो इस प्रकार से इसका क्या है, स्थायी भाव शोक होगा। अगला है 12वां प्रश्न, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अब देखिए जैसे भूतकाल है तो भूतकाल के भी कई भेद होते हैं, वर्तमान के कई भेद होते हैं, तो भूतकालिक बताना है। इसमें से मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। इसमें से देखिए सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत, 4 ऑप्शन है अपने पास। तो इसमें से कौन सा है ये, पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूत है ये। अगला देखिए, अब निर्देश है 13वें और 14वें के लिए। क्या निर्देश है, प्रश्न संख्या 13 और 14 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। मतलब ये 4 वाक्य हैं, तो 4 वाक्यों में से सही वाक्य हमें चयनित करना है। 13वें प्रश्न में है ए नंबर पे, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ऐसा ये शब्द देखिए, अगाध जैसा कुछ शब्द सही नहीं लग रहा। फिर और देखिए अगला है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, ये सही है ना, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तीसरा था इसमें देखिए क्या है कि जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ये गलत था। और जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये भी गलत था। तो इसका दूसरा सही था ऑप्शन। 14वां प्रश्न देखिए, इसमें भी हमें सही वाला ढूंढना है। पहला इसमें है ऑप्शन, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें देखिए पूरी हौच पौच लग रही है, ये सही नहीं है। अगला देखिए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी हौच पौच है। अगला देखिए, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ
कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, ये भी कुछ अच्छा नहीं। अगला देखिए, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ये वाक्य देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार से 14वें में क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कारक बताना है और किसमें, रेखांकित पद में। तो रेखांकित पद क्या है यहाँ, सेवक को। अब देखिए, जब किसी को दिया जाता है कुछ, है ना, तो देने के अर्थ में कौन सा कारक काम करेगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक और कर्ता कारक। तो 4 ऑप्शन है। तो सेवक को, इसमें से कौन सा है, संप्रदान कारक। संप्रदान के लिए माना उसके लिए दे रहा है, तो इस प्रकार से सेवक को में क्या होगा, संप्रदान कारक होगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, निर्देश है 16वें और 17वें के लिए। प्रश्न संख्या 16 और 17 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। प्रश्न है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट डॉट रहना चाहिए, है ना। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट डॉट यहाँ पे फिलअप करना है, रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धृत ये वाला देखिए, और प्रबुद्ध। तो इसमें उद्धत ये वाला सही है, मतलब कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। 17वां प्रश्न देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डाट डाट को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो सरल सा है ये, इसमें क्या है, अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इस प्रकार से ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है फ्रेंड्स। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा कल्पवृक्ष, चौथा केवड़ा। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें से क्या है, कमल होता है अरविंद का पर्यायवाची। अगला देखिए 19वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। मतलब एक ये शब्द दिया है, इसका हमें दूसरा अर्थ बताना है। अज अजन्मा, अज अजन्मा किसको कहते हैं फ्रेंड्स, वो बताना है हमें। तो अज अजन्मा कहते हैं किसको, ईश्वर को। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही होगा। और दूसरे और अन्य ऑप्शन क्या थे, आजीवन था, आजन्म था और निर्भीक था। और इसमें बी ऑप्शन था ईश्वर, तो ईश्वर इसमें से सही होगा। अगला देखिए 20वां है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है हमें। और देखिए पहला क्या है, खूंटियाँ, दूसरा है खूंटियों, तीसरा है खूंटिया, चौथा है खूंटियों। तो कौन सा सही है, पहला ही सही होगा फ्रेंड्स, क्या, खूंटियाँ। तो खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटियाँ। 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब कि इसकी जो स्पेलिंग है किस शब्द की सही है, वर्तनी किसकी सही है। देखिए पहला है प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है प्रतिनिधि, चौथा है प्रतिनिधि। अब कौन सा सही है, तो इसमें से तीसरा सही है, प्रतिनिधि, है ना, ये इसकी स्पेलिंग सही लिखी है। अब देखिए 22वां और 23वां के लिए निर्देश है। प्रश्न संख्या 22 और 23 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द चुनना है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अपने पास ऑप्शन है अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विलोम चुनना है। और किसका चुनना है विलोम, अल्पज्ञ का। ऑप्शन है अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो इसका सर्वज्ञ सही होगा। अल्पज्ञ का विलोम उल्टा क्या है, सर्वज्ञ है। अगला देखिए प्रश्न है क्रश, मतलब क्रश का, 2 प्रश्नों के लिए बताना था हमें विलोम शब्द। तो क्रश का विलोम शब्द क्या है,
ऑप्शन है केस, दूसरा है भव, तीसरा है विटप और चौथा है हृष्टपुष्ट। तो क्रस का क्या होगा? हृष्टपुष्ट होगा। क्यों? जैसे क्रसकाय होता है तो क्रसकाय का क्या होता है? भीमकाय होता है, मतलब बड़ी काया। और क्रस का मतलब छोटा दुर्बल, है ना, दुबला पतला, इसका मतलब होता है क्रस। और हष्टपुष्ट, तो क्रस का क्या होगा? हष्टपुष्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित मतलब निर्देश है इसमें से 24 और 25 के लिए। प्रश्न संख्या 24 और 25 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर बताइए। ठीक है, अब इसमें से पहला है, देखिए क्या है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका हमें अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दूसरा है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तीसरा है लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, चौथा है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है हिंदी वाला फ्रेंड्स। देखिए क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका हमें क्या बताना है? इसका बताना है हमें अर्थ। तो पहला है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, दूसरा है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, तीसरा है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, और चौथा है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, इसी को कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के प्रश्न थे, बाकी हम सारे और भी जो भी इसके सेट के पूरे प्रश्न थे वो फ्रेंड्स डाल देंगे। तो यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें तो वो आपको मिलते रहें, और नोटिफिकेशन जो बेल होती है फ्रेंड्स उसको भी आप प्रेस कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।